आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का टॉपिक और इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो थिंग्स अराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग कंपोनेंट नोन एज बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट। तो इन्वायरमेंट की में क्या होता है, जो हमारे आसपास सारी चीज़ें वो सब इन्वायरमेंट में आती हैं। इसमें दो इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिविंग कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो अब हम आते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक कंपोनेंट एंड abiotic component is defined as ecosystem। तो बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय सर ऑथर टैंसले। तो ये जो इकोसिस्टम टर्म है इसका आविष्कार किसने किया था, सर ऑथर टैंसले ने। और इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक बायोस्फीयर का, हमारा जो बायोस्फीयर है उसका एक सेल्फ सस्टेनिंग और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि इकोसिस्टम में आप एग्जांपल में, तो जैसे फ्रॉग है, ठीक है, ये कैटफूल है, फ्लाइज है, सन है, ये सब पूरा बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ग्रेस वगैरह हुई, सब कुछ मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इधर इकोसिस्टम प्रेजेंट नेचुरली इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो नेचुरली इकोसिस्टम क्या होता है, जो नेचुरली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे फॉरेस्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, रेगिस्तान हुए, पॉन्ड्स हुए, लेक्स हुए, रिवर्स हुई, ठीक है, सेंचुरी सीज, ये सब जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम जो मैन मेड होते हैं उनमें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि गार्डन हुआ, हमारे पास एक्वेरियम हुआ। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एंड एग्रो इकोसिस्टम विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। और जो एग्रो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम होता है। अगर मैं इसका पे देखूँ कि पूरा डायग्राम में आपको समझाया गया कि कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम के अंदर पहला क्या होगा मेरे पास, अबायोटिक फैक्टर, एक होता है बायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या क्या आएगा मेरे पास, क्लाइमेट फैक्टर हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट फैक्टर्स हुए। और बायोटिक कम फैक्टर के अंदर क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब इसके एग्जांपल क्या है, क्लाइमेट फैक्टर के अंदर रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड। और एडिफिक के फैक्टर क्या होंगे, सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी। उसी तरह अगर मैं बायोटिक फैक्टर के अंदर देख लूँगा तो बायोटिक फैक्टर मुझे क्या मिलेंगे, प्रोड्यूसर का एग्जांपल ग्रीन प्लांट एंड ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, हेट्रोट्रॉफ्स, ये सब मुझे कंज्यूमर्स मिल जाएंगे। और डिकम्पोजर्स क्या मुझे मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मुझे मिलेंगे बैक्टीरिया, फंगाई एंड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं डिकम्पोजर्स होंगे। अब आते हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो अबायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड क्या क्या आता है, क्लाइमेटिक फैक्टर सच एज रेन, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा, ये हम भी देख चुके हैं। ठीक है, और अदर अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक फैक्टर इज एडोफिक फैक्टर सच एज सॉइल, पीएच एंड मिनरल। तो ये भी हमने देखा, पूरा पढ़ा था कि सॉइल, पीएच, मिनरल हुए, रेन, टेम्परेचर, विंड, ये सब क्या में आते हैं मेरे पास, अबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। और बायोटिक फैक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट, सैक्रोफाइस। अब इनको बाय वन पढ़ लेते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन वाटर प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जो हुआ, ये सब क्या होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इनको कहते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स को ईट कर लेते हैं, वो तो कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे कि हार्बीवोर्स हुए, गाय वगैरह हुए, तो ये क्या करते हैं, घास वगैरह खा लेते हैं। ठीक है, इन कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। इनके अंदर ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं इनके, और सब डिविडेंड होते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन वगैरह। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल्स को दोनों खाते हैं, यानी कि हम इंसान भी ओमनिवोर्स एग्जाम्पल है। ठीक है, और पैरासाइट्स कौन होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो कि लिव इनसाइड एंड डिपेंड अपॉन लिविंग होस्ट, जो कि जिंदा जीव के अंदर रहते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे उन्हीं को हम कहते हैं पैरासाइट्स। और सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि डेड एनिमल्स की जो रिमेन्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनके ऊपर जो जिंदा रहते हैं उनको भी बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और यहाँ पे वो दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल बायोटिक कंपोनेंट क्या थे, लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक कंपोनेंट में थे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे उनसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं सब। और बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल भी पूरा आपको दिए हुए हैं। अब हम आते हैं फूड चेन के ऊपर। तो फूड चेन इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू organisms in order in which organisms feeds another organisms।
फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ऑर्डर में बनी होती है कि जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेरे पास है, ठीक है, या तो मेरे पास ये है, सबसे पहले डिकम्पोजर्स हैं, तो उनको डिकम्पोजर्स हैं एंड में आएंगे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर है, उसको किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, फिर उसको टर्शरी कंज्यूमर ने खाया, ठीक है, फिर उसको एक कार्निवोर ने खाया, उसके उसको डिकम्पोजर ने खाया। तो इस तरह से पूरी चेन मेरे पास बननी मिलती है, जो सीरीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिजम्स खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? फूड चेन, ठीक है। देयर आर वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ईच लेवल इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड यूनिडायरेक्शनली। अब एनर्जी होती है एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हर एक लेवल होगा फूड चेन का, उसमें मैं क्या बोलूँगा? ट्रॉपिक लेवल बोलूँगा। और हर एक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यानी कि एक लेवल ऑफ, ये कोई एक लेवल है तो ये लेवल ऑफ एनर्जी का किसको मिल जाएगा? इसको मिलेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को। उसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसको क्या मिलेगा? इस एनर्जी का लेवल मिल जाएगा, ठीक है, किसकी एनर्जी इसने कंज्यूम कर ली। तो इस तरह पूरी चेन चलती जाएगी। वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फूड चेन के? तो देयर इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ऐसा नहीं हो सकता कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, यानी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर खा ले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देयर आर जनरली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, और हमेशा एक स्ट्रिक्ट पाथ फॉलो करती है। ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन्स। अब क्या होता है, अब एक ही ऑर्गेनिज्म जो है, मान लीजिए मेरे पास अगर ये रैट है, तो रैट ही जो अगर होगा तो वो हो सकता है कोई दूसरी फूड चेन के अंदर दूसरा लेवल ऑक्यूपाई कर रहा हो, और कोई दूसरी अलग फूड चेन के अंदर कोई अलग लेवल ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, वो यहाँ पे पूरा डायग्राम में भी समझाया गया है कि अगर सबसे इनिशियली सनलाइट से इतनी एनर्जी आई, उसको किसने कंज्यूम किया? प्राइमरी प्रोड्यूसर ने, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने, ठीक है। तो एनर्जी कम होती गई, और एनर्जी का कंजप्शन इस तरह से पूरा चलता गया। अब आते हैं फूड वेब के ऊपर कि फूड वेब क्या होता है। तो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, यानी कि जब फूड चेन्स को इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बनता है? फूड वेब बनता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि फूड चेन किस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फूड वेब के? तो फूड वेब जो होते हैं कभी स्ट्रेट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? इंटरकनेक्शन से बनते हैं फूड वेब की, सॉरी फूड चेन की। और फूड वेब क्या करते हैं? प्रोवाइड क्या करते हैं हमें? फूड वेब अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं फूड की अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में? द प्रेडेटर कैन फीड ऑन एन अल्टरनेटिव स्पीशीज। तो जो उसको खाने वाला प्रेडेटर होता है वो क्या करेगा? कोई उसी का अल्टरनेटिव, उसी के लेवल का, मतलब दूसरे एनिमल को कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो फूड वेब कभी ख़त्म नहीं होगा इस तरह। अब क्या होगा कि फूड वेब जो होता है वो क्या करता है? एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि अगर एक फूड वेब नहीं होगा तो अगर कोई एक स्पीशीज ख़त्म हो जाएगी, तो वो उसकी जगह पर दूसरी स्पीशीज नहीं ले पाएगी कंज्यूम होने के लिए, ठीक है। तो फूड वेब क्या करता है? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब हम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा पिरामिड जैसा है, पूरा बना हुआ है कि एक पिरामिड ऐसा बना हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इकोलॉजिकल पिरामिड होगा। तो ये क्या होता है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि बायोमास और बायो या फिर बायो प्रोडक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अलग अलग लेवल होते हैं इस पिरामिड के अंदर, ठीक है, बायोमास और इसके, जैसे कि पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी के अलग अलग डिफरेंट तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड हमने मतलब बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट टॉपिक लेवल। क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट टॉपिक लेवल, यानी कि कितने नंबर हैं इंडिविजुअल्स के, किस पे अलग अलग टॉपिक लेवल है, कि इस टॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, इस टॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ एनिमल्स या फिर कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, फिर इंडिविजुअल्स हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा? एक पूरा एक पिरामिड में लेवल डिसाइड करेगा, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या इंडिकेट करता है? तो पिरामिड ऑफ बायोमास इंडिकेट बायोमास ऑफ मेंबर ऑफ फूड चेन प्रेजेंट एट डिफरेंट टॉपिक लेवल। ये क्या करेगा? बायोमास को दिखाएगा किसका? फूड चेन के अंदर जो प्रेजेंट हो गए डिफरेंट टॉपिक लेवल पर उनके, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या बताएगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी बताएगा कि अलग हर लेवल के ऊपर, ठीक है, कितनी एनर्जी अवेलेबल है इसकी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स की। अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि डिकम्पोजर्स का दिखाया गया पूरा कि
इस लेवल पर डिकम्पोज का ये परसेंटेज होगा। ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, यहाँ से। अगर मेरे पास तो यहाँ पे एनर्जी पिरामिड दिया हुआ है। ठीक है, और एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगी, हमें सन से मिलेगी। फिर धीरे धीरे कम होते जब एंड पे में हमारे पास जो एंड यूज़र होगा उसमें सबसे कम एनर्जी पहुँचेगी। इस तरह से पूरा पूरा पिरामिड यहाँ पे बनेगा। अब क्या होगा कि पिरामिड of number and pyramid of biomass can be inverted also in aquatic ecosystem pyramid of biomass inverted। अब क्या होगा कि एक्वेटिक के अंदर यानी कि पानी के अंदर जो पिरामिड होता है बायोमास का वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लार्ज फिशेस होती हैं उनको कौन कंज्यूम करता है, स्मॉल फिशेस। ठीक है, और स्मॉल फिश को कौन कंज्यूम करता है, जूप्लैंक्टन एंड। ठीक है, और उसको इन्वर्टेड कैसे होगा पहले ये देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या होगा, वो होगा फाइटोफैल्कॉन। ठीक है, उसको कौन कंज्यूम करेगा, हार्बीवोर्स हैं। ठीक है, उनको हार्बीवोर्स कंज्यूम कर लेंगे। हार्बीवोर्स कौन होगा हमारे पास यहाँ पे, जूप्लैंक्टन। ठीक है, अब उसको कौन कंज्यूम करेगा, फिर प्राइमरी कंज्यूम कार्निवोर्स में कौन होंगे स्मॉल फिशेस, और इसमें सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन होंगे, लार्ज फिशेस। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जो होगा ये पूरा उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। इम्पैक्ट क्या होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन सब के ऊपर, इनका इम्पैक्ट होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीज विद एवरी ट्रॉपिक लेवल। अब क्या होगा कि हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो हमने क्या किया, ह्यूमन इफेक्ट ने क्या किया, हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट बढ़ा दिया। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस बढ़ा दी, पोल्यूशन वगैरह कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, बायो मैग्निफिकेशन। तो एडिशन जो होगा पेस्टिसाइड का इन वन ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन अनदर ट्रॉपिक लेवल। अगर कोई भी ट्रॉपिक लेवल के अंदर जैसे हम प्रोड्यूसर जो है घास में अगर हम पेस्टिसाइड अगर बढ़ा देंगे, अदर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, अदर ट्रॉपिक लेवल पे भी पेस्टिसाइड्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, वही यहाँ पे पूरा डायग्राम में दिखाया गया है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ता चला गया यहाँ पे। अब आते हैं ओजोन लेयर के ऊपर। तो क्या होता है ओजोन लेयर के अंदर कि हाई यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन इनटू ओजोन, ओजोन इनटू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, हाई यूवी रेडिएशन जब होती है वो क्या करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा, O3 ओजोन इनटू ऑक्सीजन एटम। दिस ऑक्सीजन एटम व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ओजोन। अब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा कि यूवी रेडिएशन से ही O3 कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन में बनता है, और ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन से ही दोबारा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है, और O3 भी उसी प्रोसेस से बनता है। तो डिप्रेशन किस तरह से होता है, ओजोन लेयर को देख लेते हैं। तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका इज फाउंड वॉज फाउंड टू बी डिक्रीज इन द ईयर 1985 में। हम डिक्रीज हमने पाया था, ओजोन लेयर का डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, ओजोन लेयर का डिप्रेशन बोला। ठीक है, अब ये किस कारण हुआ, तो ये हुआ था एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर, जो कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल वगैरह से निकलता है। ठीक है, अब उससे नुकसान क्या होगा, ओजोन लेयर के पतले होने से या थिन होने से, उससे क्या होगा, यूवी रेज जो होंगी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने लगेंगी, जिससे लोगों को नुकसान होगा, ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर हो जाएगा और म्यूटेशन होने लगेगा लोगों के अंदर। उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और ओजोन लेयर डिप्रेशन के एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज से हमें क्या मतलब क्या हमें इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें हो सकता है स्किन कैंसर। यूवी रेज क्या करती हैं, आइज़ को डैमेज करती हैं और ह्यूमन को इफेक्ट करती हैं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब वही यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरह से ओजोन बनता है और टूटता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ClO की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर पूरी साइकिल दिखाई गई है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे एक तरफ बनेगा O2 और यहाँ मुझे मिलेगा Cl एटम। ठीक है, और एक ये बने किससे होगा, यहाँ पे रिएक्शन किस तरह होगी कि पहले ऑक्सीजन एटम और कहीं से ClO आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सेकंड स्टेज पे पहुँच गए। अब क्या हुआ, Cl यहाँ पे मेरे पास है और ClO मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ पे Cl और O3 की रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी, O3 की। तो वो कैसे होगी कि ऊपर से Cl यहाँ से आया और O3 यहाँ से आया, तो यहाँ से क्या बना ClO और यहाँ से क्या बना O2। इस तरह से क्या हुआ, ऑक्सीजन का डिप्रेशन और ओजोन का डिप्रेशन हुआ। अब हम आते हैं गार्बेज डिस्पोजल के ऊपर। तो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज।
ठीक है। और दो तरह के गार्बेज होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। अब गार्बेज को कंप्लीटली डिकम्पोज कैसे किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो किया जा सके उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल पील, सीवेज। और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीटली डिग्रेडेबल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक बैग हुए, ग्लास हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, मेटल हुआ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुए, एक्सेट्रा। ठीक है। अब आते हैं कि इसके मेथड क्या होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के। तो वेस्ट डिस्पोजेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वेस्ट डिस्पोज को करना। और इसके डिफरेंट मेथड जो होते हैं वो होते हैं, पहला तो होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सीवेज को किस तरह ट्रीट किया जाए, बायोगैस प्लांट, लैंड फिलिंग्स, रिसाइकलिंग, इनिट्रेशन, कंपोस्टिंग एंड रीयूज। ये सिर्फ पूरे वहाँ पे मेथड दिए हुए हैं किस तरह से गार्बेज का मैनेज किया जाता है, फिर उसको क्या कर सकते हैं हम उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे रिसाइकिल करें, क्या उसको किस तरह से डिग्रेड करें, क्या करें उसका। ठीक है। आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। हमें पता है कि प्लांट्स इसमें से बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। तो जो प्लास्टिक होगा वो क्या होगा, जो प्लास्टिक होगा वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। अब क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे विच डू नॉट फॉर्म इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इकोसिस्टम को नहीं बनाता है। तो प्लास्टिक बैग जो होगा वो इकोसिस्टम को नहीं बनाता, क्योंकि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम बनाते हैं। प्लास्टिक बैग नहीं होगा इनमें से। अब फंक्शन यूनिट क्या होती है इन्वायरमेंट की, तो वो होती है इकोसिस्टम, हमें पता है। ठीक है। अब इनमें से कौन सा एग्जांपल है प्रोड्यूसर का, तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर का एग्जांपल क्या होगा, इनमें से प्ली प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं खाना। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो